हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समय अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें संख्या पद्धति। ठीक है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि संख्याओं के उद्गम के बारे में। संख्याओं का उद्गम किस प्रकार से हुआ, या जो संख्याएं हम प्रयोग कर रहे हैं उनका उद्गम किस प्रकार से हुआ। आज ये सिंबल्स हैं, ये कैसे हमारे यूज में आए और संख्याओं के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम आज से कई हजार वर्षों पूर्व की बात करेंगे कि जबकि पुराने समय में जो हमारे पास अपनी वस्तुओं का हिसाब किताब रखने का जो एक जरिया होता था, जो कि आज है संख्याएं, वो उस समय नहीं होती। बहुत पुराने समय में जब मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य ने सबसे पहला जो काम किया वो पशुपालन का कार्य किया। संभवतः पशुपालन के समय में जब मनुष्य अपने पशुओं का हिसाब रखता था, तब उसके लिए हर एक पशु के लिए वह एक आध कंकड़ या पत्थर का प्रयोग करता था। उसके बाड़े में जितने पशु होते थे उतने कंकड़ वो रखता था, और जब कभी भी पशुओं को बाहर लेके जाना होता था तब वो उन कंकड़स को क्या करता था, अपनी एक थैली में एक पशु के लिए एक कंकड़ भी थैली रखता जाता था। इस प्रकार जितने भी कंकड़ उसके थैली में इकट्ठे होते थे, इतना इसका मतलब ये होता था कि उतने पशु उसके बाड़े में हैं और वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, पुनः जब शाम को वापस लौटते थे तो उन्हीं कंकड़ को वो निकाल के बाहर रखता जाता था। ये हर एक पशु जैसे अंदर आए उतना एक निकाल के रख दिया। फिर अगर उसके बाड़े में उसके थैले में कोई भी कंकड़ शेष रहा, इसका मतलब ये होता था कि कोई एक आध पशु या जितने भी हैं उतने पशु हमारे लौट करके वापस नहीं आए। या इसके पहले सुमेरियन सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता में भी तमाम इस प्रकार के जो है कह सकते हैं कि हड्डियों के टुकड़े मिले, जिसमें तमाम हड्डियों के टुकड़े मिले जिसमें छोटी छोटी लकीरें खींची पाई गई, जिससे एक प्रकार से ये भी समझा गया कि कहीं न कहीं लकड़ी जो इनमें जो लकीरें खींची गई, कहीं न कहीं ये भी किसी भी प्रकार की काउंटिंग करने का एक प्रयास ही था। तो इस तरह से पुराने समय में जो है लोग अपनी वस्तुओं का हिसाब किताब रखते थे। परंतु कालांतर में जब और भी विकास हुआ सभ्यता का, लोगों के पास वस्तुएं ज़्यादा होने लगी, तो इस तरह से लकीरें खींच करके या कंकड़ पत्थर रख करके उन वस्तुओं का हिसाब रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी नहीं है कि किस प्रकार से संख्याओं का विकास हुआ। ये एक आइडिया है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, पर किसी एक व्यक्ति ने किस व्यक्ति ने भाई इसको एक कहा या किस व्यक्ति ने इसको 1 कहा, इस बात की जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये लगातार प्रयोग होते होते इस तरह की चीजें हमारे सामने आई हैं। फिर भी जो हमारे पास संख्यांक प्रणाली है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी अहम कहते हैं कि रोल रखता है, जिससे कि हम आपसे कह पाते हैं कि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जीरो की खोज भी भारत में हुई। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को फिर लिखना शुरू किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि दार्शनिक प्रणाली है जो हम लोग यूज करते हैं। फिर इसी में आप जो है हिंदू अरेबिक के बाद जो है इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम है, और इसके अलावा भी आप जानते हैं रोमन नंबर सिस्टम है, जो कि कुछ इसी प्रकार से बढ़ता हुआ था। तो एक के लिए एक किया गया, 2 है ना, कुछ इस प्रकार से ये 2 है, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, है ना, 4, फिर ये 5, कुछ इस प्रकार के सिंबल्स
जहाँ तक समझ में आया कि उंगलियों से प्रयोग किया गया। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि 1 के लिए सिंपली 1 यूज किया गया, 2 के लिए 2, 3 और फिर 4, ठीक है, और इसके लिए 5 इधर लगा दिया गया। तो ऐसे हो गया, ये आप समझ सकते हैं कि प्रकार से ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, और फिर ये इसके साथ ये दिखा दिया गया, तो ये आपका हो गया 6, फिर 7, ठीक है, फिर 8। तो इस तरह से संख्याओं का प्रयोग किया गया। फिर 9 के लिए फिर इसको मिला दिया गया 10, और इधर किया गया तो 9, इधर किया गया तो 11। तो इस तरह से तमाम प्रकार की संख्याएं जिनका उद्गम एक प्रकार रोमन संख्या उद्गम हुआ, फिर भी रोमन संख्याएं भी बहुत बड़ी संख्याओं के लिए लिखने में सक्षम नहीं है। तो जो हमारी दार्शनिक सिस्टम है, दार्शनिक प्रणाली है, वही सर्वमान्य है और वही आजकल यूज हो रही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब आगे संख्याओं के प्रकार में, एक छोटी सी हिस्ट्री थी। अब संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले जो संख्या आती है वो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, है ना। वे संख्याएं जिनका प्रयोग काउंटिंग के लिए किया गया वे प्राकृतिक संख्या कहलाई, और इन्हें कैपिटल एन से मेजर करते हैं, और इसमें क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य भी ऐड हो गया तो उन्हें होल नंबर्स कहा गया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अब आप कह सकते हैं कि भाई सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं, पर इसका विपरीत सही नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पूर्णांक हो गया, जिन्हें लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे या जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, संख्याओं के निगेटिव नंबर्स भी होंगे, साथ में उनके पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। तो आप कह सकते हैं कि भाई जैसे इसमें है प्राकृतिक संख्याओं के लिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार से पूर्णांक के लिए न सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक प्राप्त की सकती है और न ही सबसे बड़ा पूर्णांक प्राप्त किया सकता है, क्योंकि इधर माइनस में ये असंख्य तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक, और इधर प्लस में भी इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब सभी, हाँ ये भी हो गया, पर सभी पूर्णांक जो है होल नंबर नहीं हो सकते, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जब इन सभी का समूह मिल गया तब इन सभी समूहों से मिलकर के और इनके फ्रैक्शनल पार्ट्स के बाद हमारे पास जो है आई कौन संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्याओं को,
और ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q क्या है, पूर्णांक हैं और q जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो इसमें 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं 2/1, 3 भी लिख सकते हैं 3/1। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, पर सभी परिमेय संख्याएं ना तो पूर्णांक होंगी, ना तो होल नंबर होंगी यानी पूर्ण संख्या, ना ही प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये चीज है 1/2, -1/2, -3/4, ये सारी क्या है, आपके परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, 3/7 दी ज्यादा परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। तो अभी जो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी, अब इसके बाद जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जिसमें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या था भाई, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इसमें ऐड हुआ तो जेड आया, फिर क्या हुआ, जेड के बाद क्यू आया। तो जब आप यहां से यहां कह रहे हैं, यहां पे लगा दे क्या, सभी प्राय संख्या होल नंबर होती है, सभी प्राय संख्या पूर्णांक होती है, सभी ये सभी या प्रत्येक। ठीक, इस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं तो ये होगा, और अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक नहीं, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर नहीं होती है, और प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से चेक करने को आपको मिल सकता है, प्रत्येक पूर्णांक होल नंबर नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णांक नेचुरल नंबर नहीं होता है, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इस फ्लो डायग्राम को, फ्लो चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो प्रत्येक है, और ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक नहीं। ठीक है ये चीज हो गया। चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज इसका देखते हैं इसमें क्या है। चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन 1 कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे क्या p लिख सकते हैं जहाँ p की पूर्णांक है। यस, शून्य है तो शून्य को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, जहाँ पे शून्य भी क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि यहाँ पे p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 1, तो स्पष्ट है यहाँ की q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है फिर लिखा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हटा देते हैं। तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व 4 दिया है, तो पहली परिमेय संख्या R1 अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला सीधे सीधे होता है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का, R1 या R कह लीजिए, R बराबर A प्लस बी बटे 2, जहाँ पे A है ये B है। ठीक है, तो पहली परिमेय संख्या से कहेंगे तो R1 तो 3 प्लस 4/2 यानी कि 7/2। अब इसके बाद और निकालना है तो इसको और इसको ले लीजिए। R2 निकालना है तो आप 3 ले लीजिए और दूसरा 7/2 ले लीजिए, 1 2 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये 3 में 6 और 7 7 6 13/4। फिर और निकालना है, R3 ले लीजिए। R3 क्या हो जाएगा, चाहे इसको ले, चाहे इसको ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे इसको और इसको ले लेते हैं, किसी भी दो को लेकर के आप निकाल सकते हैं। 13/4/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बटे 4, 14 धन 13 और ये बटे 2 है ही, तो ये हो जाएगा 27/8। ठीक है, फिर कितना हो गया, 3 हो गया। चौथा निकालना है, फिर आप कर दीजिए R4। अब चाहे इसको और इसको ले लीजिए, या फिर आप लास्ट से भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं। तो हमने 4 ले लिया, 4 + 7/2/2, 8 है ना, 8 7 15/4, ये आ गया। और निकालना है, R5 निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाहे जितने भी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी हो, सीधा सा इस रूल का आप फॉलो करिए। पहले परिमेय संख्या के लिए इनको जोड़िए और 2 से भाग करिए, फिर जो प्राप्त हुआ है उसमें से इसमें से किसी एक को ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए, फिर जोड़ दीजिए। फिर जो प्राप्त हुआ उसमें चाहे इसको चाहे इसको, फिर जितने भी आप 1 2 3 4 संख्या है, 4 में से फिर आप किन्हीं 2 को जोड़ करके बटे 2 कर दीजिए। फिर आपके पास अब 5 संख्या होगी, 5 में से किन्हीं 2 को लेकर के बटे 2 कर दीजिए। फिर आपका 6 होगी, 2 के लिए 2 बटे 2। तो इस प्रकार से आप सिंपल, अगर आपको भिन्न का जोड़ आता है तो आप अनेक परिमेय संख्याएं आप निकाल पाएंगे किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है, चलिए एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि जितने हमें चाहिए उतने हम, ये संख्या रेखा पे देखिए क्या है कि संख्या रेखा पे निरूपण अगर करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 फिर 3 हो गया और ये 4 है। इसको हमें 4 चाहिए तो इसको हम 10 भागों में बांट दे रहे हैं। 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांटी। तो अब ये पहली जो संख्या है, ये इसका नाम क्या हो, 3.1। तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं जो कि 3 और 4 के बीच में स्थित हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या इसको और भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 31/10 32/10 35/10 34/10 35/10 36/10, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अब यहाँ पे 2 संख्याएं और दी हुई हैं प्रश्न संख्या 3 में कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
देखिए इसमें है एक संख्या 3/5 है और जो दूसरी संख्या है वो है 4/5। तो वही रूल आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। पहली संख्या निकालने के R1 3/5 धन 4/5/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं, इधर देख लेते हैं, क्योंकि हर समान है तो 7/5/2 यानी कि क्या आ जाएगा 7/10। तो इस संख्या तो आपको ये मिल गई। फिर R2 के लिए 3/5 ले लीजिए और 7/10 ले लीजिए /2। तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा 6 और 7/2 ये आ जाएगा 7 6 13/20। फिर तीसरा निकालना है, फिर किसी दो को ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए। 3/5 धन 13/20/2। फिर चौथा पाँच ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप दिए हुए भिन्न में तो ये कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके अलावा देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम दिए हुए संख्याओं को, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दिए हुए संख्याओं में हम पर्याप्त बड़ी संख्या का गुणा कर दें। जैसे इसको हम कर दें 3/5 में हम 10 का गुणा कर दें तो 30/50 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला 40/50। ठीक है, तो अब इसके बीच की परिमेय संख्या अगर हमें लिखनी है तो पहली हो जाएगी 31/50, दूसरी हो जाएगी 32/50 और तीसरी 33/50 और चौथी 34/50 और पांचवी जो है आपकी हो जाएगी 35/50। तो ये भी परिमेय संख्याएं 6 होंगी, एकदम इजी मेथड से। ठीक है, तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब जो हमने आपको भी ग्राफ फ्लो चार्ट बना के बताया था एक तो, उसी पे क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, पहला पार्ट इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो वही प्रत्येक लगा है, प्राकृतिक है और पूर्ण संख्या कह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि क्या है सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक वही तीसरे स्थान पे है और पूर्ण संख्या ऊपर है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत बात है, असत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक नीचे से परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आपको हमारी क्लासेस कैसे लग रही हैं आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं और उनका निरूपण। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।